Hello friends and welcome to the Hindu editorial analysis for 18th of October 2023। तो शुरू करते हैं आज की एनालिसिस। सबसे पहले फ्रंट पेज की आज एक खबर देख लेते हैं। कैन नॉट लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज, द सुप्रीम कोर्ट बेंच हैज सेड। तो जो मेजोरिटी ओपिनियन आया है 5 जज की जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनी हुई थी इसके लिए, इट सेज ओनली द लेजिस्लेचर कैन रिकॉग्नाइज सच मैरिज एंड कोर्ट्स कैन नॉट इंटरवीन। इट एड्स देयर इज नो फंडामेंटल राइट टू मैरी। तो ये जो मेजोरिटी जजमेंट आया इसमें इन्होंने बोला है कि ये जो है लेजिस्लेचर जो है इस पे लॉ बनाएगा और सुप्रीम कोर्ट जो है उसको लीगलाइज नहीं कर सकता है। ठीक है ना। उसके बाद ये जो स्पीकर है महाराष्ट्र के नरवेकर, उनके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट ने फिर से वही बोला है कि उनको लास्ट चांस दिया गया है टू सेट द टाइमलाइन फॉर एंटी डिफेक्शन प्रोसीडिंग। ये हमने पीछे भी डिस्कस किया था, जो एंटी डिफेक्शन प्रोसीडिंग्स के रिगार्डिंग उनके को बोला था सुप्रीम कोर्ट ने कि उसमें जल्दी से एक्शन लीजिए। आगे देखते हैं। और क्या ये एक आपको ध्यान रखना है, बाथुकम्मा फेस्टिविटी जो है वो बाथुकम्मा फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है, तो ये कुकटपल्ली हैदराबाद में जो है ट्यूसडे को, तो ये तेलंगाना में जो है सेलिब्रेट किया जाता है। फ्लोरल फेस्टिवल है ये, और ड्यूरिंग नवरात्रि जो है ये बाथुकम्मा फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है। एडिटोरियल देख लेते हैं आज का। तो बैक इन बिजनेस, न्यूजीलैंड कैन नॉट अफोर्ड टू ड्रॉप वेलफेयरिज्म व्हाइल सेटिंग इकोनॉमी राइट। जो इलेक्शन हुए थे, नेशनल इलेक्शन वहाँ पे न्यूजीलैंड में हुए हैं, तो उन्होंने जो है जो इसकी मोस्ट राइट विंग गवर्नमेंट है उसको इस बार जो है काफी सालों के बाद जो है वो चांस मिलने वाला है। ठीक है। और एवर सिंस न्यूजीलैंड मूव टू द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम 1993, 2020 वाज द ओनली टाइम अ सिंगल पार्टी गॉट एन एब्सोल्यूट मेजोरिटी। तो उसके बाद से जो है कोई जो है एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं मिली है। 2020 में सिर्फ जो है एक बार जो है सिंगल पार्टी जो है उसको एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिली थी। अभी जो है वो वोटर्स ड्रिवन बाय कंसर्न्स अबाउट द इकोनॉमी पनिश द पार्टी विच दे हैड वोटेड फॉर ओवरवेलमिंगली 3 years ago एंड टर्न टुवर्ड्स मिस्टर लग्जोन। तो इस बार मिस्टर लग्जोन की तरफ वो आए हैं, और ही इज लाइकली टू मूव द गवर्नमेंट अवे फ्रॉम लेबर्स वेलफेयर। जो लेबर का वेलफेयर था उससे उनको अवेल करेगी। दूसरा, उनको एड्रेस क्या करना है, द कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस, और जो इट हैज टू ब्रिंग ही हैज टू ब्रिंग द इकोनॉमी बैक टू इट्स ग्रोथ ट्रेजेक्टरी। ये दोनों चैलेंज उनके पास रहने वाले हैं, और साथ साथ उनको इसके लिए भी माइंडफुल रहना है। द स्ट्रक्चरल इशूज सच एज होमलेसनेस, चाइल्ड पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी that have plagued New Zealand's economy for decades, he has to balance his pro-business policies with incremental redistribution। तो इस चीज को उनको बैलेंस करना पड़ेगा कि जो उनकी प्रो बिजनेस पॉलिसी है और जो रीडिस्ट्रीब्यूशन है, उन दोनों चीजों को बैलेंस करने चलना पड़ेगा उनको। ठीक है। आगे देखते हैं। लॉ एंड कस्टम कोर्ट वर्डिक्ट लीव्स क्वेयर पीपल विद लॉन्ग स्ट्रगल अहेड फॉर इक्वालिटी। तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो जजमेंट आया है उसके रिगार्डिंग है ये। रिफ्यूजल टू अकॉर्ड लीगल रिकॉग्निशन टू मैरिजेस बिटवीन पर्सन्स ऑफ द सेम सेक्स इज अ ह्यूज लीगल सेटबैक टू द क्वेयर कम्युनिटी इन द कंट्री। क्योंकि वाइड स्प्रेड एक्सपेक्टेशन ये था कि जो 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है, इट वुड गिव द स्पेशल मैरिज एक्ट a law that allows any two people to marry, a gender neutral interpretation to include people belonging to the same sex। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। ठीक है ना। दूसरी बात, जो एम्पलीट्यूड है ओवर द ईयर्स अगर हम देखें आर्टिकल 21 का, वो भी जो है वो काफी एक्सपेंड हुआ है, एंड इट हैज एक्सपेंडेड टू कवर द राइट टू प्राइवेसी, डिग्निटी एंड मैरिटल चॉइसेस, बट the highest court has stopped short of the extra step needed to allow marriages or civil unions that are not heterosexual। तो ये नहीं हो पाया, और जो पांचों ही जज थे, दे हैव चोजन टू लीव इट टू द लेजिस्लेचर टू एनेक्ट सच आ लॉ। और ये कि जो है वो लॉ जो है इसके रिगार्डिंग वो पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर को बनाना चाहिए। वहीं पे जो हमारे सीजीआई थे, चीफ जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जी, और जो जस्टिस संजय किशन कौल जी थे, उन्होंने रूलिंग दी है कि क्वेयर कपल्स हैव ए राइट टू सीक रिकॉग्निशन फॉर देयर यूनियन बट डिक्लाइन टू रीड डाउन द प्रोविजंस ऑफ द एसएमए टू दैट इफेक्ट। वहीं पे दूसरी तरफ जो बाकी 3 जजेस थे, ऑनरेबल जस्टिस एस रविंद्र भट्ट, हिमा कोहली जी एंड पी एस नरसिम्हा, उन्होंने इस पोजीशन को रिजेक्ट किया, एंड दे होल्ड दैट एनी सच रिकॉग्निशन कैन ओनली बी बेस्ड ऑन ए स्टैट्यूट। केवल लॉ के आधार पे ही जो है वो रिकॉग्निशन वो होल्ड की जा सकती है, अदरवाइज नहीं। तो इन इफेक्ट जो है कोर्ट ने किया कि इट हैज एक्सेप्टेड द गवर्नमेंट्स व्यू
that any move to legalize same sex marriages will fall in the legislature's domain। तो वो लेजिस्लेचर के डोमेन में एक तरह से है कि वो जब लॉ बनाएंगे तभी उसको बेसिस मिल सकता है। तो इन कंक्लूडिंग दैट देयर इज नो फंडामेंटल राइट टू मैरी, the court has negated the expectation that it would not allow discrimination against same-sex couples in the marital domain to continue। तो वो अभी भी रह गया है एक तरह से जो एक्सपेक्टेशंस थी। द राइट टू सीक सोशल एंड लीगल वैलिडेशन थ्रू मैरिज इज अ मैटर ऑफ इंडिविजुअल चॉइस protected by constitution, but the court still views it as being subject to statutory limitations। अभी भी उसको एज ए सब्जेक्ट टू स्टैट्यूटरी लिमिटेशन जो है वो देखा गया है, ठीक है ना। और हालांकि जजेस के बीच में इस बात पे कोई डिसएग्रीमेंट था अबाउट द राइट टू ऑफ सच सेम सेक्स कपल्स टू कोहैबिट एंड टू बी फ्री फ्रॉम कोercion एंड थ्रेट। तो इन चीज़ों पे ही सबका जो है वो एग्रीमेंट था कि भाई वो उनको कोहैबिट करने के जो है वो होना चाहिए, राइट होना चाहिए, और साथ ही साथ उनको कोercion और थ्रेट्स भी जो है उससे फ्री रखना चाहिए। फिर जो LGBTQIA प्लस जो कम्युनिटी है, इट मे नाउ हैव टू टेक हर्ट फ्रॉम द कोर्ट्स डायरेक्शन दैट द गवर्नमेंट शुड फॉर्म अ कमिटी टू डिसाइड द राइट्स एंड एंटाइटलमेंट्स ऑफ द क्वेयर कपल्स। जो जो मतलब डायरेक्शन दी गई कोर्ट ने, उसमें कहा है कि कमेटी जो है बनाई जाए और वो डिसाइड करे जो राइट और एंटाइटलमेंट्स है क्वेयर कपल्स के, उनके रिगार्डिंग, ठीक है ना। आगे देखते हैं, डेमोलिशिंग द फ्रेम फ्रॉम आउटसाइड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे बेसिकली ऑथर ने ये कहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक स्ट्रक्चर की जो वो बताई गई है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको नहीं अमेंड कर सकते, उसको नहीं डिमिनिश कर सकते हैं। उसके रिगार्डिंग है कि आउटसाइड से जो बाकी अदर स्टैट्यूट या लॉज बना के जो है आउटसाइड से उनको जो है एक तरह से भेदा जा रहा है। तो द कॉन्स्टिट्यूशंस आइडेंटिटी एंडेंजर्ड not just by a textual transformation but also in the subversion of the liberal democratic environment। इस तरीके से जो लिबरल डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट का जो सबवर्जन किया जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं जो है वो आइडेंटिटी जो है कॉन्स्टिट्यूशन की वो एंडेंजर्ड हो रही है, ठीक है ना। कि टेक्सचुअल ट्रांसफॉर्मेशन से नहीं, जैसे आपने यूएपीए ला दिया, आपने और तरह के एक्ट बना दिए, उससे जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है उसको आपने कहीं ना कहीं डाइल्यूट कर दिया है, ठीक है ना। फिर ऑथर ने यहाँ पे बोला है व्हाट, यहाँ पे ऑथर ने दो जो हैं एक तरह से जो प्रेजेंट 20th सेंचुरी के जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कॉलर्स हैं, उनके रिगार्डिंग यहाँ पे बोला है। एक तो हैं जो जॉन हार्ट एलाई है, उनको यहाँ पे उन्होंने किया है। तो उन्होंने ये बोला कि व्हाट रूल्स एंड वैल्यूज शुड गवर्न अ सोसाइटी आर परहैप्स डिसीजंस बेस्ट लेफ्ट टू द रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। जाहिर सी बात है, जो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है वो ही डिसाइड करती है, but the courts have an obligation to ensure that the integrity of the process of democracy is protected। लेकिन कोर्ट्स की जिम्मेदारी ये है कि उनको इंश्योर करना है कि जो इंटीग्रिटी है डेमोक्रेसी के प्रोसेस की वो प्रोटेक्ट रहनी चाहिए। और ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है वो फॉल्टी होगा तो देयर इज एम्पल स्कोप टू रेज क्वेश्चंस ऑफ द लेजिटिमेसी ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव बॉडी इटसेल्फ। अगर डेमोक्रेटिक प्रोसेस ही फॉल्टी रहेगा तो जाहिर सी बात है वो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी जो इलेक्ट होकर आई है उसकी लेजिटिमेसी पे क्वेश्चंस उठेंगे ही उठेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए कोर्ट बीइंग अनइलेक्टेड एंड आउटसाइड ऑफ दिस प्रोसेस ऑफ पॉपुलर रिप्रेजेंटेशन वुड डू वेल टू एंश्योर एट बेयर मिनिमम द इंटीग्रिटी ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। और यहाँ पे रोल आता है डेमो जुडिशरी का कि वो जो है चाहे बेयर मिनिमम लेवल पे ही हो, लेकिन वो इंश्योर करती है कि जो इंटीग्रिटी है डेमोक्रेटिक प्रोसेस की वो प्रोटेक्ट रहे, ठीक है ना। दूसरे जो यहाँ पे कोट किए हैं वो किए हैं इन्होंने रिचार्ड डॉर्किन, जो 20th सेंचुरी के जो पॉलिटिकल स्कॉलर हैं उनको कोट किया है इन्होंने। वो उनके अकॉर्डिंग ये है कि डेमोक्रेसी इज नॉट जस्ट इन द प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटी डिसीजन मेकिंग। कि डेमोक्रेसी सिर्फ ये नहीं है जो मेजोरिटी डिसीजन मेकिंग उसके क्या प्रिंसिपल्स हैं, तो डिसीजन शुड आल्सो बी मेड अंडर डेमोक्रेटिक कंडीशंस। ये भी मायने रखता है कि आप डिसीजंस भी जो है वो डेमोक्रेटिक कंडीशंस के अंडर ही बनाए जाएं। हुज स्ट्रक्चर composition and practices treat all members of the community as individuals with equal respect and concern। वो सारे इंडिविजुअल जो है कम्युनिटी के उनको इक्वल रेस्पेक्ट और इक्वल कंसर्न से देखें और सबको इक्वली ट्रीट करें। कंपोजिशन जो है स्ट्रक्चर जो है वो सारे के सारे इक्वलिटी के आधार पे होने चाहिए। दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। और कॉन्स्टिट्यूशन ये पार्ट है जो कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट है, ठीक है ना। तो डेमोक्रेटिक कंडीशंस को एक तरह से it is not possible to ensure the democracy without basic values that contribute to robust democracy, ठीक है ना। और वो क्या क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन और गैमेट ऑफ राइट्स जो कि इंश्योर करते हैं मेजिटेरियन जो है वो माइनॉरिटी को एक तरह से डाइल्यूट ना करे या उनको उन पे एक तरह से कोerशन ना हो, ठीक है ना।
तो बट सबवर्टिंग दीज कंडीशंस डज नॉट रिक्वायर ए फुल ब्लोन रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि ये जो कंडीशंस है ऊपर, इनको आपको सबवर्ट करना है, इनको आपको डाइल्यूट करना है, तो उसके लिए आपको जरूरी नहीं कि दोबारा से आपको कॉन्स्टिट्यूशन लिखना पड़ेगा। आप जो है डाइल्यूट कर सकते हैं लॉज के थ्रू, जो है आप चेंजेस ला सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल भी है, टेररिज्म लॉ से जो है वो आप जर्नलिस्ट के अगेंस्ट जो है आप इन्वोक कर रहे हैं। जो फंडामेंटल राइट टू स्पीच और एक्सप्रेशन, उसको कहीं ना कहीं आप टेक्सचुअली इंटैक्ट रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन जो आउटसाइड से आप उसको डेंट दे रहे हैं। ठीक है ना? वहीं पे जैसे जो हेट स्पीचेज अगेंस्ट माइनॉरिटीज हैं, उनको अनचेक छोड़ रहे हैं, तो सेकुलरिज्म जो है वो वर्ड्स या उसमें तो मतलब टेक्सचुअल कॉन्टेक्स्ट में तो वो इंटैक्ट रह रहा है, लेकिन जो एक्सपीरियंस है उसमें वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो रहा है। वहीं इलेक्टोरल फंडिंग की बात करें, वो ओपेक है अगर, तो डेमोक्रेसी जो है वो कहीं ना कहीं पेपर तक ही कन्फाइन रह जाती है। तो इन सब से जो है ये सारे के सारे जो सरकमस्टांस है, उन्होंने कहा है कि the court has enough powers already to arrest the decline if it realize the effect of this larger trend, कि अगर ये सारा ट्रेंड जो है अगर रियलाइज किया जाता है तो कोर्ट के पास काफी पावर्स हैं कि इस डिक्लाइन को जो है वो रोका जा सकता है। लेकिन टर्निंग अ ब्लाइंड आई टू सच profound violations of democratic conditions outside the text of constitution and laws would render both the constitution and the court without their identity। और अगर ये एक तरह से इन सब वायलेशन जो ये डेमोक्रेटिक कंडीशंस के अगेंस्ट हो रही हैं आउटसाइड से, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के टेक्स्ट के आउटसाइड से हो दिख रही महसूस एक्सपीरियंस हो रही हैं या हो रही हैं, उन पे अगर ब्लाइंड आई रखी जाए तो कहीं न कहीं कॉन्स्टिट्यूशन की भी और जो कोर्ट है उन दोनों की आइडेंटिटी जो है वो एक तरह से क्वेश्चंस में आ जाएँगी। ठीक? ये ऑथर ने कहा है। हाउ द कोर्ट रिस्पॉन्ड टू दीज़ चैलेंजेस मे डिटरमाइन नॉट ओनली द फेट ऑफ द पीपल बट आल्सो दैट ऑफ द कोर्ट। और किस तरीके से कोर्ट जो है रिस्पॉन्ड करता है, उससे दोनों ही चीज़ों का डिसाइड होगा, पीपल्स का फेट भी और कोर्ट का फेट भी, ऑथर ये कह रहे हैं। ठीक है ना? सेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट एज ए पावरफुल हेल्थ आइडिया, तो यहाँ पे बेसिकली बात की है ऑथर ने कि जो पूल्ड प्रोक्योरमेंट होता है वो किया जाना चाहिए फॉर ड्रग प्रोक्योरमेंट इन सीजीएचएस या फिर ईएसआईसी वगैरह, जो भी बेनिफिट्स में जो लोग कवर्ड है, या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में जो कवर्ड है, उनके लिए जो है पूल्ड प्रोक्योरमेंट करेंगे तो वो कॉस्ट इफेक्टिव भी रहेगा और बेनिफिशियल भी रहेगा। तो बहुत सारी कंट्रीज और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ये पूल्ड बायर मॉडल को प्रेफर करते हैं। उससे उन्होंने देखा है कि ड्रग प्रोक्योरमेंट अगर इसमें करते हैं तो इट एड्रेसेस मैनी इश्यूज दैट आर रिलेटेड टू प्राइस एफिशिएंसी, स्टॉक आउट्स एंड क्वालिटी कंसर्न। ये तीनों इश्यूज उससे कहीं न कहीं एड्रेस होते हैं। प्राइस एफिशिएंसी भी, कि ज़्यादा एफिशिएंट प्राइसेस मिलते हैं आपको, स्टॉक आउट्स नहीं होता है, आप स्टॉक को ईज़िली रख सकते हैं। ठीक है ना? और जो क्वालिटी कंसर्न्स है वो भी कहीं न कहीं इनसे एड्रेस होती हैं। तो पूल प्रोक्योरमेंट को यहाँ पे बेसिकली ऑथर ने फेवर किया है। तो जो काफ़ी सारी फार्मा पीएसयूज़ हैं दैट कैन प्रोवाइड बेंचमार्क प्राइसेस एंड आल्सो एंश्योर दैट गवर्नमेंट हैज़ लेवरेज, और such leverage ensure that the government is not forced to buy from private manufacturers given that there is competition from PSUs which can make supplies at a competitive price। यहाँ पे सजेशन है, एक मॉडल को सजेस्ट किया उन्होंने कि कुछ पीएसयू जो है ऐसी होती हैं जो बहुत हाई लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग कर सकती हैं, उनकी कैपिटल है। तो अगर वो बेंचमार्क प्राइस सेट करेंगी तो बाकी जो कंपनीज़ हैं या बाकी जो वेंडर्स हैं, उनको भी एक तरह से ये रहेगा कि अगर वो अपने बेंचमार्क को उससे ऊपर सेट करेंगे तो वो कहीं न कहीं मैन्युफैक्चरिंग उनको नहीं मिल पाएगी और बाकी गवर्नमेंट जो बाकी से मैन्युफैक्चर कर जाएगी। तो इस तरीके से एक आप प्राइस का बेंचमार्क सेट कराने के लिए गवर्नमेंट के लिए लेवरेज जो है वो हेल्पफुल हो जाएगी। वहीं पे अगर बेटर क्वालिटी की बात करेंगे तो दूसरा उन्होंने सजेस्ट किया कि इन एडिशन टू कॉस्ट सेविंग्स बायर्स क्लब्स कैन एंश्योर बेटर क्वालिटी बाय हैविंग द सप्लाई टेस्टेड इंडिपेंडेंटली रादर देन हैविंग टू रिलाई ऑन द ड्रग रेगुलेटर टू एंश्योर क्वालिटी। कि क्वालिटी के लिए बार-बार उनको जो ड्रग रेगुलेटर है उस पे नहीं रिलाई करना पड़ेगा। वो एक जो है बायर्स क्लब जो है वो बना सकते हैं और वो जो एंश्योर है बेटर क्वालिटी को एंश्योर कर सकता है, जो सप्लाइज़ है उनको इंडिपेंडेंटली टेस्ट किया जा सकता है। फिर सेंट्रल प्रोक्योरमेंट जो है या पूल्ड प्रोक्योरमेंट बोलें तो इट इज़ सिंपल येट पावरफुल आइडिया दैट हैज़ द पावर एंड द पोटेंशियल टू रिड्यूस कॉस्ट, एंश्योर बेटर डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड्स इन अदर एरियाज़ रिलेटेड टू हेल्थ केयर एंड एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ लाइफ सेविंग ड्रग्स इन दिस कंट्री। तो इससे तीनों ही बेनिफिट होने वाला है, कॉस्ट भी रिड्यूस करेंगे, क्वालिटी भी अच्छी करेंगे, और जो फंड्स यहाँ से बचेंगे आपके उनको दूसरे और जगह पे आप उनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं हेल्थ केयर में ही, और जो अवेलेबिलिटी है वो भी आप टाइम पे करें, स्टॉक आउट जो है वो नहीं होगा। ठीक है ना? तो ये पॉजिटिव्स ऑथर ने यहाँ पे बताए हैं। नेक्स्ट इज व्हेन टाइगर्स एंड जैकल्स गेट द सेम प्रोटेक्शन, तो यहाँ पे जो है जो बेसिकली जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2022 है उसको डिस्कस किया है, और वहाँ पे उन्होंने बताया कि जो शेड्यूल 1 है वो हाईएस्ट प्रोटेक्शन देता है, उसमें लगभग 600 स्पीशीज जो वर्टेब्रेट्स की है और हंड्रेड्स ऑफ इनवर्टेब्रेट्स उसमें जो है वो कवर्ड है। वहीं जो शेड्यूल 2 है वो उसमें लगभग 2000 स्पीशीज है, जिसमें से 1134 स्पीशीज जो है वो केवल बर्ड्स की हैं। तो कंजर्वेशन के रिगार्डिंग इश्यूज क्या है, तो यहाँ पे उन्होंने 2-3 इश्यूज बताए। पहला ये है जो लिस्टिंग है
कंजर्वेशन की, वही एक इशू है। क्यों? यहाँ पे जो है अ, इस पूरे एक्ट में जो है क्लियर कनेक्शन नहीं बताया बिटवीन एंडेंजरमेंट और कंजर्वेशन के बीच में, ठीक है ना? दूसरा, जो लिस्टिंग स्पीशीज की गई हो, उसके 2 डायरेक्ट इफेक्ट होते हैं। पहला तो इवन इफ इट वर टू हैव बेनिफिट्स फॉर कंजर्वेशन स्पीशीज वुड हैव टू बी प्रायोरिटाइज्ड, कि आपको स्पीशीज को प्रायोरिटाइज तो करना ही पड़ेगा ना, कि किस स्पीशीज को ज़्यादा प्रोटेक्शन देना है, किसको नहीं देना है। आपने बहुत सारी स्पीशीज एक ही तरह से डाल दी और सबको इक्वल प्रोटेक्शन, इक्वल उसमें कंसीडर कर दिया, तो ये नहीं है। एवरी एक्शन हैज़ consequence एंड इन लॉ ऑफन परवर्स वन। हर एक्शन के consequence होते हैं और उसके कुछ ना कुछ consequences जो है वो नेगेटिव्स भी हो सकते हैं, ठीक है ना? जैसे कि ऑथर ने यहाँ पे बताया कि अगर आप प्रिजर्वेशन एक्ट देखें केरल और ट्री प्रिजर्वेशन एक्ट देखें केरल और कर्नाटक का, तो वो प्रोस्क्राइब क्या करते हैं? वो कहते हैं कि आप नेटिव ट्रीज को जो है फैल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या था? आपने कंजर्वेशन के लिए बनाया था कि प्रमोट करेंगे कंजर्वेशन, लेकिन उससे डिसिंसेंटिवाइज क्या हुआ कि जो प्लांटेशन ओनर्स थे, उन्होंने प्लांटिंग करना ही बंद कर दिया नेटिव ट्रीज को। इंस्टेड वो क्या करने लगे, जो एक्सोटिक वेराइटीज थी ट्रीज की, जैसे सिल्वर ओक वगैरह है, उनको प्लांट करने लगे, क्योंकि उनको वो कभी भी कट कर सकते हैं। नेटिव ट्रीज को आप कट करने पे आपने प्रोस्क्रिप्शन लगा दिया है। तो ये चीज़ है कि उसका कहीं न कहीं इंसेंटिव यहाँ पे हुआ है। ठीक है ना? दूसरा यहाँ पे जो एग्ज़ाम्पल दिया है उन्होंने, एक एब्सर्ड consequence दिखाया, वो दिखाया है कि प्रेजेंस ऑफ स्पॉटेड डियर, जिसको चीतल बोलते हैं, हम उसको शेड्यूल 1 में डाला हुआ है। अब ये जो चीतल वन है, ये कॉमन है थ्रू आउट इंडिया, और इन्वेसिव स्पीशीज़ है ये अंडमान आइलैंड्स में, जहाँ पे ये जो काफ़ी सारे हार्म करता है वेजिटेशन को भी, और साथ-साथ जो हर्पिटोफाउना है उसको भी अफेक्ट करता है। लेकिन उनको जो है आप लीगली कट नहीं कर सकते, रिमूव नहीं कर सकते, क्योंकि उसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में डाला हुआ है। तो ये एक जो है एब्सर्ड consequences इसका देखने को मिलता है। फिर जो दूसरा उसने बोला है, वो इम्पोर्टेंट इश्यू बताया, वो है कि इम्पैक्ट ऑन पीपल, लोगों पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। कई बार जो है, जो शेड्यूल 1 की स्पेसीज़ हैं, वो एनॉर्मस फिजिकल, मेंटल, इकोनॉमिक हार्म जो है लोगों को करती हैं। जैसे क्रोकोडाइल्स देखें आप अंडमान में, लेपर्ड्स देखें कुछ पॉकेट्स में, और एलिफेंट्स तो आप देखते ही हैं, एलिमेंट और ह्यूमन के इश्यूज़ काफ़ी हैं। तो ऑथर ने यही बताया कि इस तरीके से आप जो है पीपल को ये बोला जाता है कि लर्न कीजिए कोएग्जिस्टेंस, ठीक है ना? और फिर अभी तो जो नया एक्ट है उसने वाइल्ड पिग्स और नीलगाय को भी शेड्यूल 1 में ही एलिवेट कर दिया, तो यानी कि जो स्मॉल और मार्जिनल फार्म कल्टीवेटर्स फार्मर्स है, उनके भी फ्लाइट होगी कि उनकी क्रॉप्स को डैमेज होगा तो वो किसके पास जाएँगे, ठीक है ना? फिर जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसका एक रेस्ट्रिक्टिव व्यू भी है, हंटिंग पे उसने लिया हुआ है, एंड यूज ऑफ एनिमल्स इवन व्हेन इट हैज़ बीन डन ट्रेडिशनली फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर। हालाँकि ऐसा नहीं है हंटिंग आज की है, हंटिंग बहुत ट्रेडिशनली कितने हज़ारों सालों से चली आ रही है, ठीक है ना? लेकिन उसपे जो है रेस्ट्रिक्टिव व्यू लिया गया है हंटिंग पे, ठीक है ना? आप ये कर सकते थे कि आप उसको रेगुलेट कर सकते थे, रेगुलेटेड यूज़ कर सकते थे। रेस्ट्रिक्शंस ऑन यूज़ वर इम्पोज्ड बिकॉज़ दोज़ स्पीशीज़ हैड डिक्लाइंड इन नंबर्स। रेस्ट्रिक्शन बेसिकली इसलिए किया था कि उनका नंबर जो है वो डिक्लाइन हो रहा था। तो उसी तरह से, उसी लॉजिक के हिसाब से अगर आप रेगुलेटेड यूज़ करेंगे, तो उसको कंसीडर करते हुए क्या है, जहाँ पे एनिमल्स अबंडेंट में हैं, तो उनको आप एक तरह से हटाने की या रिमूव की बात करिए, ताकि जो लाइवलीहुड है लोकल कम्युनिटीज़ का, उसको सपोर्ट मिल सके। तो उसी लॉजिक को आप वहाँ पे यूज़ कर सकें। तीसरा इश्यू जो ऑथर ने यहाँ पे साइड किया है, वो है कि डिस्पाइट द सपोर्ट ऑफ मैनी इंडिविजुअल्स इन द फॉरेस्ट ब्यूरोक्रेसी, द पेपर वर्क इन्वॉल्व्ड इन गेटिंग परमिट्स फॉर रिसर्च इज़ टीडियस एंड टाइम कंज्यूमिंग। जो रिसर्च वगैरह के लिए पेपर वर्क है, वो बहुत ज़्यादा टीडियस और टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो इवन कुछ जो बहुत स्मॉल वैसी स्पेसीज़ है जिनका कोई इम्पोर्टेंस इतना नहीं है, उनके केस में भी जो है आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। और वर्स क्या है, वी हैव ऑफन प्रमोटेड पॉलिसीज़ दैट हैव नेगेटिव consequences फॉर द वेरी कम्युनिटीज़ दैट वी एक्सप्लॉइटेड। चौथा ये है कि जो पॉलिसीज़ है वो इस तरीके से प्रमोट की जा रही हैं कि उनके जो कम्युनिटीज़ जो वहाँ पे सबसे ज़्यादा ज जो वहाँ पे एक्सप्लॉइट हो रही है कम्युनिटी, वहाँ पे रह रही हैं, वो सबसे ज़्यादा उसके नेगेटिव consequences झेल रही हैं, और उनका ज़्यादा वहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन देखने को मिल रहा है। ये तीनों इश्यूज़ जो हैं, कंज़र्वेशन का, पीपल का इश्यू है, या फिर जो रिसर्च का है, इनको ज़रूरत है कि इनको अटेंड किया जाए, और अर्जेंसी की डिग्री अलग-अलग देनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको एक ही डिग्री ऑफ अर्जेंसी देनी चाहिए, अलग-अलग डिग्री। सबसे ज़्यादा अर्जेंट जो है वो सेफगार्ड को जो है जो लाइव्स स्टेक्स पे हैं, उनको सबसे पहले देखना चाहिए, कि उनको सबसे पहले आपको प्रायोरिटी देनी है। सेकंड जो है मैनेजमेंट एक्शन करने चाहिए आपके स्पीशीज़ और हैबिटेट्स के लिए, और नीड टू बी टेलर्ड टू इकोलॉजी, स्पीशीज़, बायोलॉजी और कॉन्टेक्स्ट। इन तीनों के पर्सपेक्टिव में जो है आपको मैनेजमेंट एक्शंस को जो है वो रखना पड़ेगा। और फाइनली ऑथर ने कहा कि दोनों ही सिटीजन्स को भी और इकोलॉजिस्ट को भी, उनको राइट है टू ऑब्जर्व नेचर एंड कलेक्ट डेटा इफ दे सो डिज़ायर,
as long as it does not cause undue harm to populations and follows the basic principles of the ethical treatment of animal। जब तक ये दोनों चीज फॉलो करें कि कोई undue harm नहीं हो रहा है populations को, स्पीसीज की, या फिर बेसिक प्रिंसिपल्स एथिकल ट्रीटमेंट के एनिमल्स के फॉलो हो रहे, तो दोनों ही सिटीजन्स को भी और इकोलॉजिस्ट को, दोनों को ये राइट होना चाहिए कि वो नेचर को ऑब्जर्व भी कर सकते हैं और साथ साथ डाटा भी कलेक्ट कर सकें। ठीक है ना? तो दिस इज इट, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओबीसी इन फैकल्टी रिक्रूटमेंट इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पे ऑथर ने ये बोला है कि जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का जो डाटा उन्होंने प्रेजेंट किया था, स्टार्ट क्वेश्चन पूछा गया था ये लेजिस्लेचर में, पार्लियामेंट में, तो उसमें बताया कि ओनली 4% ऑफ द प्रोफेसर रिक्रूटेड वर फ्रॉम ओबीसी कैटेगरी। और अभी अगर एक ऑथर ने यहाँ पे और दिया कि देयर वर ओनली 9 प्रोफेसर 0.85% एंड 38 एसोसिएट प्रोफेसर 1.41% इन ओबीसी कैटेगरी एज ऑन मार्च 31 2022। वहीं पे अगर आप 31 मार्च 2023 को देखें तो जो प्रोफेसर हैं वो 60 हो गए हैं 4.5% यानी कि, और एसोसिएट प्रोफेसर जो हैं वो 187 हो गए यानी कि 6.5%। तो ऑथर ने इसके लिए दो रीजन बोले हैं कि यहाँ पे दोनों ही चीजें, एक तो जो लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन है वो तो कहीं ना कहीं है ही, साथ में जो एक ये इंक्रीज देखने को मिला इन 3 सालों में वो भी एक चीज है। तो इससे दोनों ये जो मेन रीजन है इसके वो दो हैं। एक तो जो सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से रिजर्वेशन टीचर्स कैडर एक्ट है 2019, वो तो उसने ये बोला था कि जो 2020 के बाद अपॉइंटमेंट्स होने वाले हैं उसके उसमें जो चेंजेस हुए हैं वो उससे रिलेटेड है। दूसरा ये है जो करियर एडवांसमेंट स्कीम थी उसमें जो मिनिमम टीचिंग एक्सपीरियंस रखा हुआ है फॉर द प्रमोशन टू द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर वो 15 साल है और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 12 साल है। तो यानी कि जो 2008 में इम्प्लीमेंट हुआ था तो उसके हिसाब से अगर 12 साल देखें तो 2021 में जाके जो है प्रोफेसर जो है वो एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट आने बढ़ेंगी और जो 2024 तक जो है प्रोफेसर की पोस्ट वो है बढ़ने वाली है कैटेगरीज में। ठीक है ना? तो यानी कि जो ये 27% के इसको उसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं कि मैंडेटेड जो 27% ओबीसी रिजर्वेशन है वो अचीव यानी कि आने वाले टाइम में हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये ही सारा कुछ डिस्कस किया कि क्यों जो है रिप्रेजेंटेशन किस वजह से कम है यहाँ पे। ठीक है ना? द एलिगेशंस ऑन अदानी कोल इंपोर्ट्स। तो यहाँ पे बेसिकली जो रिसेंट रिपोर्ट आई थी फाइनेंशियल टाइम्स की उसने स्टेट किया था कि जो अदानी ग्रुप है इट अपियर टू हैव imported billions of dollars of coal at prices above their market value। उन्होंने import किया है above। ठीक है ना? तो उसके लिए जो एग्जांपल दिया उसने वो दिया, इन्होंने टाइम्स रिपोर्ट ने दिया था कि जो बल्क कैरियर है डीएल एकेशिया उसने ट्रांसपोर्ट किया था 74,820 टन ऑफ कोल इन जनवरी 2019। और जो एक्सपोर्ट रिकॉर्ड्स हैं वो मेंशन कर रहे थे कि जो प्राइस था कमोडिटी का वो था $1.9 मिलियन और उसमें आप $42,000 जो है वो शिपिंग और इंश्योरेंस चार्जेज वो जोड़ लीजिए। लेकिन जो अराइवल हुआ इसका इस कंसाइनमेंट का इंडिया के मुंद्रा पोर्ट गुजरात में, जो कि ये कॉन्ग्लोमेरेट जो अडानी ग्रुप है वो रन करता है, तो जो डिक्लेयर्ड इंपोर्ट वैल्यू थी वो एस्केलेट कर दी गई $4.3 मिलियन तक। ठीक है ना? तो इसके जवाब में अदानी ग्रुप ने क्या किया है, इट हैज alleged दैट द रिपोर्टेज इग्नोर्ड दैट कोल प्रोक्यूरमेंट इन इंडिया वाज डन ऑन लॉन्ग टर्म सप्लाई बेसिस through an open transparent global bidding process thereby eliminating any possibility of price manipulation। ये उनका स्टैंड है अदानी ग्रुप का कि भाई जो इंडिया में जो प्रोक्योरमेंट होता है वो लॉन्ग टर्म सप्लाई बेसिस पे होता है और ओपन ट्रांसपेरेंट ग्लोबल बिडिंग प्रोसेस पे होता है, इसलिए कोई पॉसिबिलिटी है कि प्राइस को मैनिपुलेट किया जा सके। ठीक है ना? नेक्स्ट इज हाउ सिनर्जिस्टिक बैरियर्स आर अफेक्टिंग प्रोग्रेस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की समिट हुई है न्यूयॉर्क में सितंबर में, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे है lamenting the lack of progress on various SDGs, world leaders at the SDG summit once again reaffirmed their shared commitment to eradicate poverty and end hunger। तो इन दोनों इशू पे मेन वो है कि हमें एटलीस्ट पॉवर्टी को तो एरेडिकेट करना ही और हंगर को भी। जो पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस है वो जनरली रोबस्ट है विद अ क्लियर व्यू ऑन सिनर्जिस्टिक आउटकम्स especially when multi stakeholder approaches to policy making are practiced। कि सिनर्जिस्टिक आउटकम्स हो सकते हैं और मल्टी स्टेट अप्रोच आपको करनी चाहिए पॉलिसी मेकिंग में, वो प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। However, लेकिन simply recognize interlinks without a robust analysis and understanding of institutional barriers won't yield the outcomes countries desire। लेकिन जो डिजायर कर रहे हैं आउटकम्स वो नहीं मिल सकते सिर्फ आप रिकॉग्नाइज करें इंटरलिंक को, जब तक आप कोई रोबस्ट एनालिसिस नहीं कर रहे हैं या फिर जो इंस्टीट्यूशनल बैरियर्स हैं इस चीज को इम्प्लीमेंट करने में आप उनको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, तब तक कोई भी आउटकम जो है वो नहीं हो सकती है। ठीक है ना? तो ये यहाँ पे है, बाकी ये आर्टिकल आप पढ़ सकते हैं, बहुत आपको थोड़ा सा देखने को मिलेगा। अ केस फॉर मिस मैरिज इक्वालिटी द लीगल आर्गुमेंट फॉर सेम सेक्स मैरिज। यहाँ पे ऑथर है वो लॉयर है, उन्होंने जो आर्गुमेंट दिया है कि सेम सेक्स मैरिज को क्यों जो है लीगलाइज करना चाहिए उसके सपोर्ट में उन्होंने कुछ बताया, तो आप पढ़ सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। लास्ट एक साइंस पोर्शन में और था, उसे देख लेते हैं। हाँ जी।
अंडरवैल्यूइंग फैकल्टी फेलोशिप्स इज बैड फॉर साइंटिस्ट एंड बैड एंड साइंस। तो जो फैकल्टी मेंबर्स अपॉइंट होते हैं ऑन फेलोशिप ऑफन फेस चैलेंजेस इन ऑब्टेनिंग ऑफिस एंड लैब स्पेस एंड एक्सेसिंग रिसर्च फैसिलिटीज एट द होस्ट इंस्टीट्यूट इन स्पाइट ऑफ ए रिगरस सिलेक्शन प्रोसेस एंड फंडिंग। तो ये तो सभी को पता है कि जो सिलेक्शन प्रोसेस वो काफी रिगरस है और फंडिंग है वो भी काफी रिगरस है, लेकिन उसके बावजूद जो है ना तो उनको लैब स्पेस मिलता है ना ही ऑफिस मिलता है। तो साइंटिस्ट ऑन फेलोशिप्स हैव आल्सो रिपोर्टेड बीइंग ट्रीटेड एज सेकंड क्लास फैकल्टी मेंबर्स। उनको एज ए सेकंड क्लास फैकल्टी मेंबर्स ट्रीट किया जाता है। तो ये सब चैलेंजेस जो है वो फेस करते हैं। तो अगर लास्ट 2 डिकेड्स में देखें तो इंडिया हैज डेवलप्ड स्ट्रक्चर्ड फेलोशिप्स टू हेल्प साइंटिस्ट एस्टैब्लिश रिसर्च प्रोग्राम्स एट इंस्टीट्यूट्स इन द कंट्री। लेकिन काफी सालों के बाद भी फैकल्टी फेलोशिप प्रोग्राम जो है इंडिया में वो स्ट्रगल कर रहा है टू फाइंड अ प्लेस विद इन द मेन स्ट्रीम साइंटिफिक एंटरप्राइज। जो फेलोशिप्स हैं, जो फेलो साइंटिस्ट हैं, वो अभी भी कहीं ना कहीं स्ट्रगल्स फेस कर रहे हैं कि वो मेन स्ट्रीम साइंटिफिक एंटरप्राइज के साथ जुड़ने में। फिर जो गवर्नमेंट फंडेड साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन है इंडिया में, वो क्रिपलिंग चैलेंजेस फेस करते हैं रिलेटेड टू फैकल्टी रिक्रूटमेंट, इनऑर्डिनेट डिलेज, एज कट ऑफ और लैक ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। तो ये सारे के सारे कहीं ना कहीं चैलेंजेस है जो फेस कर रहे हैं साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन। फिर इंडिया क्योंकि एम कर रहा है कि वो साइंस और टेक्नोलॉजी का फुटप्रिंट जो उसको एक्सपेंड करना चाहता है, तो जो फैकल्टी फेलोशिप्स है इट सर्व्स एज अ मींस टू अट्रैक्ट इंटरनेशनल साइंटिफिक टैलेंट व्हाइल रिटेनिंग ट्रेन्ड साइंटिस्ट इन द कंट्री। हम बात करते हैं कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है, लेकिन अगर आप अपने कंट्री में जो है जो साइंटिफिक टैलेंट है उसको नहीं रिटेन करेंगे, उसके लिए फेलोशिप्स या फैकल्टी फेलोशिप्स या इस तरह के इन चीज को प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे और इनको जो चैलेंजेस या इश्यूज है उनको एड्रेस नहीं करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है आप कैसे जो एक्सपेंड करना चाह रहे साइंस टेक्नोलॉजी फुटप्रिंट को वो कैसे पॉसिबल होगा। ठीक है ना। तो दिस इज इट रिगार्डिंग टुडे डिस्कशन। यहाँ पे जो कंक्लूजन में ऑथर ने जो वे फॉरवर्ड बताया उसमें बोला गया कि इंस्टीट्यूट को जरूरत है to adopt an approach that supports faculty fellowships and provide fellows as a conducive environment to start and build successful research and teaching programs। ये कर सकते हैं आप कि उनको एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड कीजिए ताकि वो अपने सक्सेसफुल रिसर्च और टीचिंग प्रोग्राम को स्टार्ट कर सके, बिल्ड कर सके। दूसरा, इन अ स्पेस विद एम्बिशियस टारगेट्स फॉर साइंस एज वेल एज कंसिडरेबल ऑन ग्राउंड चैलेंजेस, सक्सेसफुल फैकल्टी फेलोशिप प्रोग्राम्स इनविगोरेट रिसर्च टीचिंग एंड इनोवेशन। ये कहीं ना कहीं आपको टीचिंग में, रिसर्च में और इनोवेशन में जो है आपकी ये इस तरह के फेलोशिप प्रोग्राम जो है वो आपको आगे लेके जा सकते हैं। तो ये दोनों सजेशंस ऑथर ने जो है वो दिए हैं। ठीक है। तो दिस इज इट, होप आपको ये डिस्कशन समझ आया होगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।